जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अपने तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप लोगों का जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जो एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम डेट कब रिलीज़ हो या फिर एडमिट कार्ड आपके लिए कब आए। तो अभी तक जहाँ तक मैंने देखा साइट पे अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बल्कि अगर आप साइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि जो लिंक जारी किया गया था इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति फॉर्म को भरने के लिए, वो शायद अभी भी है, ठीक है? आप उधर उधर अगर जाके देखें साइट में तो अभी फिल करने का ऑप्शन आ रहा है और अभी तक एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। तो जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा या फिर एडमिट कार्ड आया है कि नहीं? तो अभी तक मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आप लोगों को कुछ खबर आता है तो मैं बता दूँगा, ठीक है? साइट पे जैसे ही कुछ नोटिस आता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा और तब तक आप अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिए अब हो सकता है ये थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। अगर इनको शायद कुछ समस्या है तो ये डिले कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, उस टाइम का हम लोगों को सदुपयोग करना होगा, फ़ायदा उठाना होगा और जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा आप तैयारी कीजिए और अच्छे से बूस्ट कीजिए। क्योंकि ये जो आपका पेपर रहता है यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, ये आपका एनएमएमएसएस के तुलना में थोड़ा-सा इसका जो ये कट ऑफ जाता है, थोड़ा ज़्यादा जाता है, ठीक है? मतलब इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं क्योंकि इसमें हिंदी है और हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा नंबर आता है इसमें, तो कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जाता है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी 2024 का जो आपका सीएमएमएस एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में जो पेपर आया था एग्ज़ैक्ट वही पेपर हम लोग उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है? और इस वीडियो के बाद मतलब आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि किस तरह का जो पेपर आता है, साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस आधार पर आपको तैयारी करना है, ठीक है? तो ये देखिए आपका जो एग्ज़ाम जो होगा ये आपका जितने भी साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 10 लेवल, मतलब कुछ-कुछ चैप्टर है जो 10th में भी हैं, तो और बाकी आपका 7-8 इस लेवल का ही आपको क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आपको आप अगर अपना जो बुक है साइंस को उसको अगर अच्छे से कर लेते हैं ना फिर भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? मतलब लगभग-लगभग आपको बुक से ही क्वेश्चन है और एक आध जो क्वेश्चन आएँगे थोड़ा-सा टफ आता है, जो 9-10 का बुक से कुछ-कुछ क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे देखने मिलेगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन 2024 में साइंस में यानी सेट का जो पोर्शन है साइंस उसमें कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो चलिए हम लोग बस शुरू करते हैं। तो ये साइंस का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं, ये देखिए। ये आपका मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2024 में जो हुआ था झारखंड सरकार यानी जेक के द्वारा क्लास 8 में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए बौद्धिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता दोनों इसमें रहता है, ठीक है? तो ये हम लोग पेपर 2 लेके आए हैं। पेपर 2 में देखिए 90 क्वेश्चन रहता है आपको, मतलब 90 क्वेश्चन रहता है और आपको 90 मिनट दिया जाता है, 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर। और ये जो साइंस आता है ये आपका सेट का हिस्सा होता है जिसको हम लोग स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, ठीक है? सेट जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो साइंस में 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा और 30 का 30 क्वेश्चन जो है वो आपको मॉडरेट लेवल या फिर ईज़ी टू मॉडरेट लेवल ही आपको मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है? जो कि इस पेपर के हिसाब से, ठीक है? तो साइंस का हम लोग 30 का तीसों क्वेश्चन हम भी अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मतलब 91 से आपको शुरू होता है और 91 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस का शुरू मिलेगा, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये जो समीकरण है इस ये जो समीकरण दर्शाया गया है, इसके द्वारा इस प्रक्रिया को मतलब बोलते हैं क्या, ठीक है? तो ये जो समीकरण है द्वारा दर्शाई गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके पौधे जो अपना प्रकाश प्रक्रिया पूरा करते हैं, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये जो है कौन-सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया और इंग्लिश में भी, तो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। जो आपको सही लगे आप उसके हिसाब से कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है? सोवपशी का उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है, मृतजीवी का उदाहरण है या फिर पोषी का उदाहरण। तो अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी है। देखिए परजीवी उसको बोलते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है? तो अमरबेल भी एक प्रकार का क्या है? परजीवी है। बाकी जो सोवपशी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मृतजीवी उनको कहते हैं जो मृत जीवों को या फिर सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, ठीक है? तो मृतजीवी और परजीवी परजीवी जीवित जीवों को खाता है, जैसे कि अमरबेल किसी दूसरे पौधे पर रहता है और उस पौधे से उसका पोषण लेता है और अपने मतलब अपने आप को जिंदा रहता है।
ठीक है। तो अमरबल क्या है? एक प्रकार का परजीवी है, जीवित पौधों पर या फिर जीवित जीवों पर रहता है। और मृतजीवी उसको बोलेंगे जो मृत जीवों या फिर सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। तो अमरबल क्या है? परजीवी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपाचित भोजन में जल मुख्यतः अवशोषित होता है, या सॉरी, अपाचित भोजन से जल मुख्यतः अवशोषित होता है। तो जो बिना पचा हुआ भोजन रहता है उसमें से जल अवशोषित कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है, भोजन नली में होता है, छोटी आंत में होता है, या फिर बड़ी आंत में। तो जो अपाचित भोजन होता है उसमें जो जल बचा रहता है उसका अवशोषण करता है हमारा बड़ी आंत, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बड़ी आंत में भोजन में जो जल रहता है उसका अवशोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम करने के बाद हमारे पैरों की पेशियों में किसके जमा होने से मरोड़ होने लगता है, ठीक है। तो आप लोग कभी देखा होगा कि आप अगर मान लीजिए कुछ दिन नहीं खेलें और बहुत दिन बाद, मतलब बहुत दिन बाद आप ग्राउंड में जाते हैं, कुछ खेलते हैं या फिर कुछ मेहनत करते हैं, कसरत वाला काम करते हैं, तो आप लोगों को क्या एक प्रकार का दर्द टाइप का फील होता है, ठीक है, मरोड़ टाइप का लगता है। तो वो किसके कारण होता है? वो आपको बॉडी में क्या जम जाता है? तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक अम्ल है, अल्कोहल या फिर ग्लूकोज। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड उस स्थान पर जम जाता है, और मतलब उसके प्रभाव से जो हमें वो मरोड़ या फिर दर्द का एहसास होता है, ठीक है। तो आप लोग ये फील किए होंगे बहुत दिन बाद, अगर कहीं आप खेलने वगैरह भी जाते होंगे, तो बहुत दिन बाद अगर खेलते हैं तो फिर उसमें हम लोग क्या होता है, खेलने के बाद दर्द होता है, तो वो जो है लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को ऊष्मा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ऊष्मा का हस्तांतरण जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब एक, हाँ, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है, इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें माध्यम की ही आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो एक नंबर है संचालन। तो संचालन जो होता है ये ठोस में होता है, मतलब जब दो ठोस जो है आपस में मतलब मिलते हैं, तो एक एक का जो ऊष्मा रहता है दूसरे में जो ट्रांसफर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संचालन कहते हैं। संवहन होता है आपका द्रव में, और जो विकिरण होता है इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊष्मा हस्तांतरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विकिरण, ठीक है। रेडिएशन जिसको भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम लोग। जब मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है तब पौधों की वृद्धि इसमें अच्छी नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसको मिट्टी में अवश्य मिलाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखे होंगे तो मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती है, और अगर किसी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो खाद के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको भरपाई करते हैं। तो अगर आपका मिट्टी जो है क्षारीय प्रकृति का है और उसमें अच्छे से पौधों में वृद्धि नहीं हो रही, तो हम लोग को उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो हम लोग को क्षारीय प्रकृति को दूर करने के लिए हम लोग मिलाते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना एक प्रकार का खाद की तरह उस जगह पर काम करता है जहाँ पर मिट्टी आपका क्या होता है, क्षारीय रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा, बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना नहीं, बिना बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। दूषित जल जनित रोग है, तो दूषित जल से कौन सा रोग होता है? रेबीज, डेंगू, रक्त अल्पता या फिर हैजा। तो रेबीज तो कुत्ता काटने से होता है, डेंगू मच्छर से, और रक्त तो जो एनीमिया जो होता है आपको लो एस मतलब शरीर में लोह की कमी से होता है, ठीक है। तो हैजा जो एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल पीने से या फिर उसका सेवन करने से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, हैजा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं कि तिलचट्टा में वायु डैश के जरिए प्रवेश करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं फेफड़े से, तो तिलचट्टा मतलब किस प्रकार से सांस लेता है, या फिर उसके शरीर में वायु कैसे जाता है? तो तिलचट्टा में जो होता है श्वास रंध्र होते हैं, ठीक है। श्वास रंध्र छिद्र टाइप के होते हैं, और 10 जोड़ा छिद्र पाया जाता है, रंध्र जिसको कहते हैं हम लोग, वो तिलचट्टा में पाया जाता है, और उसके द्वारा ही वो श्वास लेता है, ठीक है। उसमें फेफड़ा या फिर गिल जैसा कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे गिल जो मछली लोगों का होता है, ठीक है। मछली जो है वो गिल के द्वारा अपना श्वास लेते हैं, और हम लोग जो फेफड़े से लेते हैं, ठीक है। तो तिलचट्टा में वायु किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो श्वास रंध्रों के द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 कि पौधे में भोजन का सभी भागों में परिवहन कौन करता है? तो आप देखिए, आप पढ़े होंगे कि जो पौधे में 2 प्रकार के ये पाए जाते हैं, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है? जाइलम जड़ से खनिज लवण और जल को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है क्या करता है, भोजन जो बनता है पत्ती, वो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, ठीक है। तो पौधे में भोजन का सभी भागों में परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम का काम ही है भोजन का परिवहन करना। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है। तो ब्रायोफिल्म का पत्ता आप लोग देखेंगे बड़ा सा मोटा टाइप का आता है, और इसमें जो जनन भी होता है ना, ये पत्ती के द्वारा ही होता है। ठीक है, ब्रायोफिल्म में किस भाग के द्वारा जनन होता है? पत्ती के द्वारा। एक पत्ती से दूसरा नया पौधा निकलता है उसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो सूक्ष्मजीवी लाइकेन में रहते हैं। तो लाइकेन आप लोग देखे होंगे पेड़ वगैरह में, या फिर मतलब नमी वाले क्षेत्र में। तो लाइकेन में उसमें क्या क्या पाया जाता है? उसमें आपका जो फफूंद जिसको कवक बोलते हैं, और शैवाल, ये दोनों प्रकार की व्यवस्था उसमें होता है। मतलब दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है लाइकेन में। दोनों मिल के आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। जो फफूंद या कवक जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है आपको मतलब जल और खनिज लवण वगैरह जो है वो शोषण करता है, और शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। और ये दोनों मिल के क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस लाइकेन में क्या पाया जाता है आपको? फफूंद भी और शैवाल, यानी ऑप्शन नंबर ए और डी। ऑप्शन नंबर ए और डी किस में है? तो 4। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जल की कमी के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है? बढ़ती जनसंख्या। तो बढ़ती जनसंख्या से भी जल की कमी हो रही है, वनों की कटाई से भी जल की कमी हो रही है, औद्योगिकरण से भी जल की कमी हो रही है। लेकिन अत्यधिक वर्षा से जल की कमी नहीं होगी, बल्कि उसका भरपाई होगा। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा जल की कमी का कारण नहीं है, या उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अब 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च को क्या है? वन दिवस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अब 14 मार्च और 21 दिसंबर को कमेंट करके बताइए कि 14 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, और 21 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व वन दिवस का सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च। याद रखिएगा, विश्व वन दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 104 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन दिया उसमें से सही नहीं को ढूंढना है, जो गलत है उसको ढूंढना है। तो वन मृदा को अवरोधन से बचाते हैं, तो ये सही बात है। वन जो है मृदा के अवरोधन से बचाते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये जो है यहीं पर गलत मिल गया। पादप और जंतु एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। एक दूसरे पर निर्भरता रहती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। एक वन में रहने वाला पादप या फिर वन का जंतु, यहाँ तक कि हम लोग भी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। ठीक है, तो पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आगे देखते हैं, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है। और मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो ये भी सही है। तो सही तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही नहीं है। इसमें कहा गया कि वन और पादप एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जबकि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 104 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की कास्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा में जल घोलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो कास्टिक सोडा में आप लोग अगर मात्रा मतलब उसको जल में डालते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें हीट मतलब गर्मी निकलता है। और आप लोग जब चूना वगैरह करते होंगे तो देखे भी होंगे। ठीक है, जब चूना को पानी में भिगोया जाता है तो बहुत ज़्यादा वो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा चाहिए होते हैं, ऊष्मा का शोषण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषित। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106 की निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बलुई मिट्टी, मृणमयी मिट्टी, दोमट मिट्टी या काली मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में जो जल का अंतःस्रवण होता है सबसे अधिक होता है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 107 में कि कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है? ठीक है, तो देखिए, ये जो लेंस और प्रतिबिंब वाला है, इसको आप क्लास 8 के लिए भी मान सकते हैं, और क्लास 10 में भी ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आप अगर क्लास 8 को समझ के कर रहे हैं तो क्लास 8 से क्वेश्चन है, और नहीं तो ये क्लास 10 से भी क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 से भी और क्लास 10 से भी। तो क्वेश्चन नंबर 107 है कि कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का बनता है? तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? वो बड़ा बनाता है और वस्तु से मतलब आभासी बनाता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी लेंस से ही पूछा गया, उसी चैप्टर से पूछा गया कि किसी वस्तु को एक लेंस के सामने विभिन्न स्थितियों में रखने पर बना प्रतिबिंब सदा क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा आकृति का बनता है, तो वो लेंस कौन सा है? इसमें लेंस के बारे में पूछा गया, उत्तल लेंस है या फिर अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आभासी भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और सीधा भी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्न में कौन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? मतलब विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उस पे आधारित क्या चीज़ नहीं है? विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, एमसीबी या फिर विद्युत हीटर। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? अ, अच्छा, इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है इनमें से जो तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? वही मैं देख रहा था कि विद्युत हीटर भी है, विद्युत तो विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर और विद्युत फ्यूज, ये तीनों विद्युत का तापीय प्रभाव पर ही काम करता है। मतलब वो गर्म होता है उसके बाद उसमें काम होता है, ठीक है। विद्युत हीटर गर्म होता है तो उसमें हम लोग आयरन करते हैं, फ्यूज गर्म होता है तो जल जाता है, विद्युत बल्ब गर्म होता है तो क्या तो दीप्त होता है। जबकि एमसीबी जो रहता है, एमसीबी विद्युत का तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ विच्छेदक जिसको हम लोग बोलते हैं एमसीबी, ठीक है। एमसीबी बॉक्स वगैरह आप देखे होंगे अपने अपने घर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 क्वेश्चन नंबर। पवन बहने की दिशा होती है, तो पवन किस दिशा में बहता है? अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर, कम दबाव वाले क्षेत्र से अधिक दबाव वाले क्षेत्र की ओर, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार पानी जो है वो ऊंचा स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है, उसी प्रकार पवन भी अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है, ठीक है। तो जो कम दाब वाला जो क्षेत्र है तो उसमें पवन जो होता है वो हल्का होता है और ऊपर उठता है, जबकि जो अधिक दाब वाला क्षेत्र होता है वहाँ का पवन जो है भारी होता है। तो जब हल्का पवन ऊपर उड़ जाता है तो उस स्थान को भरने के लिए अधिक दाब वाला क्षेत्र से पवन आता है, ठीक है। तो पवन का बहाव कैसा होता है? अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 कि पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये देखिए, इस उपकरण वाला मैंने पहले भी आपको बताया कि उपकरण से क्वेश्चन आएगा ही आपका, ठीक है, मिलता ही है, हर साल मिलता है। तो बैरोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर या फिर एनीमोमीटर, ठीक है। तो देखिए, बैरोमीटर आपको पता है वायु दाब मापने के लिए इसका यूज करते हैं, और यहाँ पूछा गया वायु का वेग, मतलब इसका वेलोसिटी मापने के लिए किसका, ठीक है। और स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड मापता है, ओडोमीटर मापता है कि गाड़ी आपको कितना दूर चला है, कितना किलोमीटर चला है, ठीक है। ये ओडोमीटर स्पीडोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। स्पीडो मतलब स्पीड मापता है, चाल मापता है, और ओडोमीटर आपको मापता है दूरी की, आपका गाड़ी कितना दूर चला है। एनीमोमीटर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये क्या मापता है? पवन का वेग को मापता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। एनीमोमीटर याद रखिएगा, पवन का वेग मापता है। वायु दाब बैरोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, ओडोमीटर चली गई दूरी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, दुगनी होती है, कम होती है या फिर बराबर होती है? तो देखिए, जल में ऑक्सीजन होता है जिसका उपयोग कि जल में रहने वाले जीव करते हैं। तो अगर जल दूषित होगा तो उसमें सूक्ष्म जीव या फिर जो भी है, और जैसे कि कीड़े मकोड़े या फिर उनको इस प्रकार से सूक्ष्मजीव भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जल में अगर जल दूषित होगा तो उसमें सूक्ष्मजीव अधिक हो गए, और सूक्ष्मजीव अधिक होंगे तो जल में जो ऑक्सीजन है घुला हुआ उसको ज़्यादा उपयोग करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, अधिक नहीं होती, ठीक है। तो जल दूषित होगा तो ऑक्सीजन मात्रा कम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जंतु कोशिका में निम्न में कौन सा अनुपस्थित होता है? मतलब क्या नहीं रहता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीवद्रव। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं रहता है? कोशिका भित्ति नहीं रहता है, और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और जीवद्रव, ये तीनों हैं, तीनों ही जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में मिलते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में क्या नहीं होता? तो कोशिका भित्ति में ये सॉरी जंतु कोशिका में क्या नहीं होता? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 114 की एक धातु जिसमें चमक होती है, कौन सा धातु है? कोयला, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन जो है इसका सही आंसर होगा, जो धातु होने के साथ साथ ये केस में क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 115 के हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो ये विधि, ये जो है आपका क्लास 8 में भी दिया गया और क्लास 10 में भी दिया गया। तो हाइड्रा में जनन की जो विधि है ये क्या है? बहुविभाजन है, मुकुलन है, खंडन है या फिर द्वि खंडन। तो हाइड्रा में जनन जो होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा से एक मुकुल टाइप का निकलता है, उसमें से नया जीव बनता है, ठीक है। तो हाइड्रा में जनन का विधि क्या है? मुकुलन। और बहुविभाजन, खंडन, द्विखंडन, ये तीनों ही जो है वो जनन की ही विधियां हैं।
अलग अलग विधियाँ, ठीक है। अलग अलग जीवों में कुछ में द्विखंडन भी होता है, कुछ में बहुखंडन भी होता है, जबकि हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? राइजोबियम, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइपोजस राइपोजस राइजोपस, सॉरी, ठीक है। तो दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, याद रखिएगा। दूध को दही में बदलने का काम किसका है? लैक्टोबैसिलस का है। और राइजोबियम जो आपका और मतलब दलहन वाले फसलों की जड़ों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, नो डाउट ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है और पेंसिल का लीड जिससे बनता है, कभी ट्राई मत कीजिएगा इसको, ठीक है। करंट पास होता है, हम लोग बचपन में कभी कभी वो छोटा मोटा तार वगैरह लेके इसको ट्राई भी किए हैं, ठीक है। तो एक अधातु जिसमें विद्युत मतलब जो विद्युत का सुचालक है वो क्या है? ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 118, निम्नलिखित बलों में कौन सा संस्पर्श बल है? संस्पर्श मतलब जो एक दूसरे का स्पर्श करके जो बल बनता है या फिर जो जिसका निर्माण होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत स्थिर वैद्युत बल या फिर घर्षण बल। तो घर्षण बल जो आपका सही होती है, क्योंकि आप लोग देखेंगे घर्षण क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में मिलता है तब जाके ही घर्षण होगा, ठीक है। तो एक दूसरे का स्पर्श करके ही वो वाला बल उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, या आकर्षण बल क्या है, ठीक है। तो ये देखिए बल और दाब वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आपको है ये वाला। तो कौन सा ऐसा बल है जो जिसके मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है, तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चुंबकीय बल केवल चुंबकत्व वाले मतलब चुंबकीय गुण वाले पदार्थों में होता है, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हर पिंड में होता है। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि एक पिंड मतलब हर एक पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, ठीक है। और इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? लकड़ी का, केरोसिन का, एलपीजी का या फिर हाइड्रोजन का? तो हाइड्रोजन जो है इसका ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हालांकि हमारे पास कोई उपयुक्त प्रौद्योगिकी या तकनीक नहीं है जिसका हम लोग मतलब सही से यूज कर पाएँ, तो लेकिन सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला कौन है? हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, तो 120 अंतिम क्वेश्चन, 90 से लेकर 120 तक 30 क्वेश्चन आपको साइंस का था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आंसर के साथ साथ उससे संबंधित कुछ डिटेल भी आप लोगों को बता रहा था। तो इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेते आऊँगा, और थोड़ा सा मैं मेरे बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिस आता है आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और देखिए, आप जब टाइम मिल रहा है तो उसका यूज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और साइंस में जो आपका क्लास 8 और 7 की बुक है उसको अच्छे तरह से देख लीजिए, तो साइंस का लगभग लगभग क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। और जो दो चार क्वेश्चन जो जो मैंने आप लोगों को बताया कि 10 से भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 से 8 में भी वो चैप्टर है आपको, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में देखना होगा, मतलब अच्छा से देखना। एमसीक्यू जो आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह आया उसको देख लीजिए आप, तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मतलब एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे अभी भी अगर मतलब आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही रहेगा जितना वीडियो मैं अपलोड कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।